हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उन क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे जो मेमोरी बेस्ड हैं, जो स्टूडेंट्स ने कन्वे कर दिए हैं हमें कि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे एग्जाम में। तो उन क्वेश्चंस का आंसर आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 31 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है यूजीसी नेट का। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनका एग्जाम अभी होना बाकी है, बिकॉज ना सिर्फ मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताऊंगा, बल्कि मैं उनका आंसर भी बताऊंगा कि उनका आंसर क्या है और कैसे आप इसको हैंडल करेंगे एग्जाम में, किस तरीके से आपको आंसर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर आपका भी आज एग्जाम था तो आज आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, मैं पहले ही बता दूं कि आज जो मॉर्निंग में एग्जाम था, लॉ का एग्जाम था। लॉ के अलावा और भी काफी सारे सब्जेक्ट थे जिनका एग्जाम आज कंडक्ट किया गया है मॉर्निंग शिफ्ट में। तो पेपर वन जो है वो सिलेबस तो सभी का कॉमन रहता है, सेम रहता है, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर वन के अंदर। तो अगर आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं था तो ये मत बोला सर ये तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया था। हो सकता है किसी दूसरे सब्जेक्ट में पूछा गया हो, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सभी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन कन्वे करे। तो गाइस क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नाइदर बी ट्रू टुगेदर नॉर कैन दे बी फॉल्स टुगेदर। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इसमें कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि दे कैन नाइदर बी ट्रू टुगेदर, मतलब एक साथ वो ट्रू नहीं हो सकते हैं, नोर कैन बी फॉल्स टुगेदर, दोनों एक साथ फॉल्स भी नहीं हो सकते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसे उपवाक्य ऐसे संबंधित हैं जो कि ना तो साथ साथ सत्य हो सकते हैं और ना ही साथ साथ असत्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ चार स्टेटमेंट गिवन है। अब गाइस देखो, ऐसे में नाइदर ट्रू होगा और ना ही दोनों एक साथ फॉल्स होंगे, ना ही दोनों एक साथ ट्रू होंगे। ऐसे कौन से केस होते हैं? ऐसे केस होते हैं आपके नाइदर ट्रू टुगेदर नाइदर फॉल्स टुगेदर, ये होता है आपका सच प्रोपोजिशंस आर कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोपोजिशन। इसी केस में ऐसा होता है कि जब दोनों स्टेटमेंट ना तो एक साथ सही हो सकती है और ना ही दोनों स्टेटमेंट एक साथ गलत हो सकती हैं। अब यहाँ पर आपको अगर पता है क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन के बारे में, तो यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन होती है वो होती है कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोपोजिशन, कॉन्ट्राडिक्शन जिसे कहते हैं हम। ये होती है कॉन्ट्रेरी वाली, ये होती है सुपर इम्प्लीफिकेशन वाली, और ये आ जाएगी सब कॉन्ट्रेरी वाली। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं इनके रिलेशन गिवन है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हमें कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोपोजिशन के बारे में पूछा गया है, और ये कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। तो यहाँ पर जितनी भी स्टेटमेंट ए वाली हैं, यानी ऑल एस इज पी, वो कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं। सम एस इज नॉट पी। ये होता है ना ए ई आई ओ, ऐसे ही होता है ना। तो इनकी जो ए और ओ है आपस में क्या होते हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। और ऐसे ही ई और आई आपस में क्या होते हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। तो ऊपर जो स्टेटमेंट गिवन है आप देखिए कि ऑल एस इज पी और सम एस इज नॉट पी, अगर ये गिवन है तो फिर यही आंसर हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्टरी के केस में। और अगर ये गिवन है नो एस इज पी एंड सम एस इज पी, तो फिर ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर तो जो स्टेटमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे अब ऊपर चल के। यहाँ पर स्टेटमेंट्स गिवन है, आप देख सकते हो गाइस कि ऑल पैरेट आर कैरेट, ये जो है ए वाली स्टेटमेंट हो गई। सम पैरेट आर सम कैरेट आर पैरेट, ये आई वाली स्टेटमेंट हो गई। सम पैरेट आर नॉट कैरेट, ये हो जाएगी ओ वाली स्टेटमेंट। और नो पैरेट आर कैरेट, ये हो जाएगी ई वाली स्टेटमेंट। हमने देखा कि ए और ओ जो होते हैं आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, यानी कि ए और सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। इनकी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम गाइस देखो, अगर आपने पढ़ा है क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन तो आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको लग रहा होगा कि ये चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आपको पढ़ना चाहिए स्क्वायर प्रोपोजिशन। अगर पढ़ रखे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी काफी मतलब 2 क्लासें ले ली हैं, एक थ्योरी मैंने पढ़ाई थी प्लस एक में मैंने पीवाईक्यू के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए थे। तो ये जो क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन है इसको आप जरूर फॉलो करिए, और मेरी क्लास देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये कहाँ मिलेगा आपको? इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज जो हमारी है वो सीरीज के अंदर ये क्लास आपको देखने को मिल जाएगी स्क्वायर प्रोपोजिशन वाली। तो आप इस क्लास को देख लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। एक क्वेश्चन पूछा गया था ट्रेन के ऊपर कि एक 700 मीटर की लंबी ट्रेन है और 800 मीटर लॉन्ग जो ब्रिज है उसको कवर करती है, मतलब क्रॉस करेगी 27 सेकंड में। अब आपको बताना है कि जो इसकी स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। तो गाइस देखो कितना इजी क्वेश्चन है। गाइस देखो, अगर इसको आप समझेंगे तो बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और स्पीड ही पूछी गई है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम रखना है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है, जब भी एक ट्रेन चलती है किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे या किसी ब्रिज को क्रॉस करे फिर किसी टनल को क्रॉस करे, तो उस केस में जो ट्रेन की लंबाई है वो और प्लस जिस चीज को वो क्रॉस कर रही है, जैसे चाहे वो टनल हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे जैसे कि यहाँ पर ब्रिज गिवन है, पुल है, तो इनको आपस में ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगी 700 और प्लस 800, इनको आपस में क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। और टाइम कितना लिया है? 27 सेकंड, डिवाइड कर देंगे 27 से। एक चीज याद रखना कि अगर दोनों ही चीजें मीटर में गिवन है और यहाँ पर सेकंड में गिवन है तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो इसको आप कर सकते हो डिवाइड। लेकिन अगर सपोज करो इसी क्वेश्चन में आपको जो
ये चीज जो है लाइक ये तो मीटर में गिवन है, लेकिन ये आपको मिनट में गिवन होती। किस में गिवन होती? मिनट में। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करते सेकंड में, क्योंकि मीटर पर सेकंड को करके ही सॉल्व किया जा सकता है किसी भी क्वेश्चन को। या तो हम किलोमीटर पर आर में सॉल्व करेंगे, या तो हम मीटर पर सेकंड में सॉल्व करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। तो जो यूनिट हमें एक जैसे लेनी है, चाहे हम किलोमीटर पर आर ले लो, चाहे मीटर पर सेकंड ले लो। तो इस क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड गिवन है, दोनों जगह मीटर गिवन है, यहाँ पर सेकंड गिवन है। तो 700 800 कितना हो जाएगा? 1500। ऊपर 1500 हो गया, नीचे हो जाएगा 2700। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर हमारा आएगा मीटर में और यहाँ पर सेकंड में। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था कि किलोमीटर पर आर बताना है, कितने किलोमीटर पर आर की स्पीड है। तो इसलिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको जब भी हम किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 ऊपर आता है और नीचे आता है 1000। 1000 क्या है? 1000 है एक किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। इसलिए हम 3600 और 1000 को यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। और अब इसमें काटो, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, और 9 4 जा 36, है ना। और यहाँ 5 बचा है, 4 बचा है, 5 चौके 20, 20 हो गया। और अभी एक जीरो इसका बचा हुआ 3600 वाले का, तो 200 आ जाएगा। तो ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आ गया है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगर इसको आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। अच्छा, मैं बता दूं कि अभी मैंने आप सभी के लिए ट्रेन स्पीड से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने आपको PYQs के थ्रू प्रैक्टिस करवाई थी विद ट्रिक्स, ताकि आप चीज़ें समझ पाएं इजीली। तो आप इस क्लास को जरूर देखिए। ये क्लास कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी? आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक काम करना है। यूट्यूब पर लिखना है UGC नेट मेंटर, हमारे जो चैनल का नाम है वो लिखना है यूट्यूब पर, और आगे लिख देना ट्रेन। ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो वो वीडियो आ जाएगी। आप इस वीडियो को जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले, जिनकी एग्जाम अभी होने बाकी हैं, क्योंकि ट्रेन से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके से था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लर्नर सेंट्रिक टीचिंग मेथड। लर्नर सेंट्रिक मेथड बोला गया है, तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड टीचर सेंटर्ड होता है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस भी टीचर सेंटर्ड होता है, क्वेश्चन आंसर भी टीचर सेंटर्ड होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो लर्नर सेंटर्ड होता है, बिकॉज स्टूडेंट्स आपस में ही कोऑपरेट करके स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये जो आंसर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोऑपरेटिव लर्निंग। लर्नर्स वर्क टुगेदर, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। और यही होता है जब भी हम लर्नर सेंटर्ड की बात करते हैं, तो वहाँ पर लर्नर का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, वो खुद से चीजें सीखें। तो ऐसा कोऑपरेटिव मेथड ही होता है यहाँ पर। इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सर्वे। इसमें से कौन सा जो है सर्वे का मेथड नहीं है? तो पर्सनल इंटरव्यू सर्वे करवाया जाता है, पर्सनल इंटरव्यू लिए जाते हैं, मेल करके भी सर्वे करवाया जाता है, और शेड्यूल बना के भी सर्वे करवाया जाता है। जो आर्काइव होते हैं वो आपका सर्वे का मेथड नहीं होता है, बिकॉज उसमें चीजें पहले से लिखी लिखाई मिल जाती हैं। आर्काइव होता क्या है? हिंदी में बोले तो इसको अभिलेखागार बोलते हैं। अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, इसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से मतलब लिखे होते हैं, पहले से चीजें अवेलेबल होती हैं, विच शो द हिस्ट्री ऑफ अ प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन, द प्लेस वेयर दे आर केप्ट। तो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें पहले से चीजें मेंशन है, उसको आर्काइव कहा जाता है, और आर्काइव कोई सर्वे का मेथड नहीं है, और आपको नहीं वाला ही बताना था। ABC का क्वेश्चन था, ABC बैंक इन हायर एजुकेशन क्या है? तो ये अगर हम बात करें हिंदी में, तो स्टूडेंट लोन देने का एक सिस्टम है, स्टूडेंट्स के कमाए एकेडमिक क्रेडिट का एक डिजिटल रिपोजिटरी है, एक स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल है, फिर यूनिवर्सिटी के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है। तो वैसे देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो बच्चा बच्चा कर लेगा, अगर थोड़ा सा भी आपको आइडिया है। तो ABC क्या है? एक डिजिटल रिपोजिटरी है, जहाँ पर एकेडमिक क्रेडिट्स आप जो अर्न करते हैं वो वहाँ पर डिपॉजिट रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इट इज अ डिजिटल रिपोजिटरी दैट स्टोर्स द एकेडमिक क्रेडिट अर्न्ड बाय स्टूडेंट्स व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड एंड रिडीम्ड अक्रॉस इंस्टीट्यूशन। तो सपोज करो मैं किसी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, और मुझे छोड़ करके दूसरे स्टेट में से दूसरी यूनिवर्सिटी में आना पड़ा, तो यहाँ पर ट्रांसफर करने का सिस्टम भी है। और 2020 जो NEP 2020 आई है, उसके बाद से काफ़ी चीज़ें फ्लेक्सिबल हो गई हैं। इनको रिडीम भी किया जा सकता है, ट्रांसफर भी किया जा सकता है। ABC कब स्टार्ट किया गया? और इंडिया की जो नेशनल पॉलिसी है NEP 2020, उसकी एक ऑफिशियली लॉन्च हुआ था जुलाई 2021 में, तब जो है ABC को स्टार्ट किया गया, मतलब ABC को जो लॉन्च किया गया जुलाई 2021 में, इसको इंप्लीमेंट किया गया ग्राउंड लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डोमेन एक्सटेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट। तो डोमेन क्या होते हैं? जैसे वेबसाइट होती है, वेबसाइट के एंड में जो है वो .com .in है ना, .org, इस तरीके से जो डोमेन होते हैं। तो जैसे हमारी वेबसाइट है UGCNetMentor.com, तो .com जो है एक कमर्शियल वेबसाइट होती है, .org ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क, इन्फो, इंफॉर्मेशनल। ऐसे देखो जो .org है वो जनरली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इसको लेते हैं। तो जो .com है ये कमर्शियल हो गई,
डॉट नेट नेटवर्क रिलेटेड सर्विसेज हो गई, इन्फो इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स हो गई, एंड ORG ओरिजिनली इंटेंडेड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा होता है, लेकिन .org आप भी परचेज कर सकते हो, आप इस पे अपनी वेबसाइट बना सकते हो, जरूरी नहीं कि NPO ही हो वो, लेकिन जनरली जो NPO होती हैं वो ORG ही प्रेफर करती हैं डोमेन लेना, तो .org जो है वो इससे रिलेटेड आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन, इसमें से कौन सा जो है फिजिकल बैरियर है, निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन में फिजिकल रुकावट का उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन जो है एक बार गो थ्रू करेंगे सभी लोग। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स, नॉइज इन एनवायरमेंट, लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, इमोशनल स्ट्रेस। अब फिजिकल बैरियर की बात की जा रही है, फिजिकल बैरियर कैसा होता है, जो कि बाहर के सराउंडिंग से हो, तो यहाँ पर जो बाहर का फिजिकल बैरियर है वो तो यहाँ पर नॉइस वाला ही मुझे फील हो रहा है, तो नॉइस इन द एनवायरमेंट जो है इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो चीजें हैं जैसे जार्गन लगा दिया, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स हो गए, तो ये जो चीजें हैं सिमेंटिक बैरियर में आ जाएंगी, जो आपका मीनिंग ऑफ वर्ड्स अलग अलग निकल जाते हैं। फिजिकल बैरियर में नॉइस हो गया, डिस्टर्बेंस हो गई, जैसे हम मैं इस रूम में पढ़ा रहा हूँ, कोई दूसरे रूम से मुझे डिस्टर्ब कर रहा है तो फिजिकल बैरियर हो गया। मैं अगर क्लास ले रहा हूँ कॉलेज में और बाहर डीजे बज रहे हैं तो वो भी फिजिकल बैरियर हो जाएगा। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या हो जाएगा, ट्रस्ट इशू, जहाँ पे ट्रस्ट की बात होती है, मैं कुछ बोल रहा हूँ बच्चे समझ नहीं रहे मेरी बात होती है, उनको ट्रस्ट इशू है मेरे पर। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल बैरियर जो होते हैं वो स्ट्रेस इश्यूज वाले जो होते हैं वो होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, नॉइस इन द एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज के एग्जाम में पूछा गया था, रामोजी फिल्म सिटी जो है वो किस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड फिल्म स्टूडियो है, वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये हैदराबाद तेलंगाना में है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैंने आज इसके ऊपर एक क्लास भी ली है। देखो गाइस, इंडिया में जितने भी इंपॉर्टेंट फिल्म सिटीज हैं इसके ऊपर मैंने क्लास ऑलरेडी ले ली है, जितने भी फिल्म सिटी हैं या फिल्म इंस्टीट्यूट हैं, क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं गाइस, बिलीव मी इनके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। मूवीज से रिलेटेड, फिल्म थिएटर से रिलेटेड, फिल्म सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे अपकमिंग सेशन में। तो जरूर देखिए इस वीडियो को, चैनल पर विजिट करके, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके भी एग्जाम होने अभी बाकी हैं। फिर आप बाद में पछताओगे, देखना आपको लग रहा होगा सर ये तो आया ही नहीं, हुआ ही नहीं, ये बस सुनते रहो, फिर जब आपका एग्जाम होगा तब पता चलेगा। तो ये है, पढ़ लो, कहने से मेरे मान जाओ, मेरी बात सुन लो। पॉपुलर फिल्म सिटी जो है इंडिया में, यहाँ पे इस तरीके से लिस्ट दे दी है मैंने। रामोजी जो हैदराबाद में लार्जेस्ट फिल्म सिटी है वर्ल्ड में, इनोवेटिव बेंगलुरु में है, MGR फिल्म सिटी चेन्नई में है, प्रयागराज फिल्म सिटी कोलकाता में है। एक शिफ्ट में ऐसे मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन भी बना था इससे इसमें, और एक में तो ये वाला क्वेश्चन बन गया है। नोएडा फिल्म सिटी नोएडा उत्तर प्रदेश में है, किन्फ्रा फिल्म सिटी तिरुवनंतपुरम में है, चित्रा नगरी जो है वो मुंबई वाली को बोलते हैं, दादा साहब फाल्के चित्रा नगरी। राजस्थान फिल्म सिटी जो है वो जयपुर राजस्थान में है। पूर्वांचली फिल्म सिटी गोरखपुर उत्तर प्रदेश। इंटरनेशनल फिल्म सिटी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। अभी इस पे काम चल रहा है, बन रही है, अभी टाइम लग गया इसको बनने में। और जो टेलीविजन न्यूज ब्रॉडकास्ट होते हैं वो किस तरह का एग्जाम्पल है, किस तरह का कम्युनिकेशन है। तो ऐसे देखो, जब भी हम टीवी टेलीविजन की बात करें, वो किसी भी तरह का कोई भी प्रोग्राम क्यों ना हो, उसको मास कम्युनिकेशन ही कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मास कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ी ऑडियंस को हम एक साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, वन टू मैनी कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल में होता है दो लोगों के बीच में। इंट्रापर्सनल में होता है सेल्फ कम्युनिकेशन, जिसमें हम खुद बैठ के सोच रहे होते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, या खुद से बातें कर रहे होते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, स्मॉल ग्रुप इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मास कम्युनिकेशन। एक क्वेश्चन था, मैनेजर टॉकिंग टू जूनियर स्टाफ और अनदर डिपार्टमेंट में बात कर रहा है वो, तो किस तरह का यहाँ पर ये जो है कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो मैनेजर का दूसरे डिपार्टमेंट के जूनियर स्टाफ से बात करना किस तरह का कम्युनिकेशन है, ये कहलाएगा आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब ये जो कम्युनिकेशन होते हैं किस तरह, ये चारों को हम समझ लेते हैं एक बार कि ये किस तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। वर्टिकल में क्या होता है, बिटवीन डिफरेंट लेवल विद इन द सेम डिपार्टमेंट। जैसे सपोज करो हमारा कॉलेज है, हम कॉलेज में प्रोफेसर हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम बात करेंगे अपने प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल आगे बात करेगा, आगे मतलब यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं उनसे। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन है, जो हमारे डिपार्टमेंट है, जैसे हमारा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट हम पढ़ाते हैं, तो ऐसे में हम बात करेंगे अपने HOD से, HOD बात करेंगे आगे प्रिंसिपल से। तो इस तरह का कोई कम्युनिकेशन तो वर्टिकल कम्युनिकेशन कहलाएगा। सेम डिपार्टमेंट में हम बात कर रहे हैं डिफरेंट लेवल पे, तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या कहलाएगा, बिटवीन सेम लेवल एम्प्लॉयज इन द सेम डिपार्टमेंट। जैसे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ तो मैं पढ़ाता हूँ अकाउंट्स, एक कोई दूसरा प्रोफेसर है वो पढ़ाता है इकोनॉमिक्स। तो अगर अगर हम आपस में बात कर रहे हैं तो ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन।
हम सेम डिपार्टमेंट में सेम पोस्ट में हैं और हम आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होगा, बिटवीन टू डिफरेंट लेवल एट डिफरेंट डिपार्टमेंट। डायगोनल बात कर ली मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ बीबीए डिपार्टमेंट में और मैंने बात कर ली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में किसी दूसरे चाय वाले से, मतलब जो टी टी बनाते हैं ना, टी पिलाते हैं, तो बोलेंगे भैया हम बीबीए डिपार्टमेंट में चाय बना के दे जाओ आके। तो अगर मैं ऐसे कुछ बोल रहा हूँ दूसरे डिपार्टमेंट के किसी दूसरे पर्सन से, तो डिफरेंट लेवल्स पे बात करें डिफरेंट डिपार्टमेंट में। तो डायगोनल कम्युनिकेशन है। सर्कुलर कम्युनिकेशन में कोई फ्लो नहीं होता है, वो फ्लो इस तरीके से फ्लो करता रहता है सर्कुलर मोड में, नो फिक्स हायरार्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया था आपका आज, दैट वाज रिसर्च मेथड कौन सा है जिसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एंड कंट्रोल करते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल को, आर नाइदर पॉसिबल नो डिजायरेबल, ना तो पॉसिबल है और ना ही डिजायरेबल है। ऐसा कौन सा मेथड है? तो गाइस देखो एक ही ऐसा मेथड है जिसमें हम वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो हिस्टोरिकल मेथड है, बिकॉज इसमें जो इवेंट है ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते है ना, तो हम यहाँ पर ना तो हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हैं ना ही मैनिपुलेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। जैसे डायनासोर कैसे मरे, क्या हुआ था, तो अगर हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं तो अब क्या मैं डायनासोर को मरने से बचा सकता हूँ, या उसमें कुछ मैं मैनिपुलेट करके कुछ ऐसा कर लूँ कि भाई कुछ ऐसा हो जाए कि डायनासोर बच जाए, जिंदा बच जाए, इस तरीके से कुछ हो जाए, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। तो हिस्टोरिकल मेथड ही ऐसा होता है जिसमें हम वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। बाकी जितने भी मेथड हैं लाइक इसमें हम कर सकते हैं, एक्सपोस्ट फैक्टो में भी पॉसिबल होता है थोड़ा सा, डिस्क्रिप्टिव सर्वे, बहुत सारे मेथड्स होते हैं अलग अलग, एक बार हम देख लेते हैं। तो जो हिस्टोरिकल मेथड है वही जो है आपका, मैनिपुलेशन इसमें पॉसिबल नहीं है और डिजायरेबल भी नहीं है बिकॉज ऑलरेडी इवेंट हो चुके होते हैं इसमें। एक क्वेश्चन था ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जिसमें पूछा गया था कि अब बताओ कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग बाय द फॉलोइंग गैसेस। इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंट्रीब्यूशन बताना है कि सबसे कम कौन करता है कंट्रीब्यूट ग्लोबल वार्मिंग में, फिर उससे ज्यादा कौन, फिर उससे ज्यादा कौन करता है कंट्रीब्यूट। तो सबसे फिर मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये ऑप्शन गिवन है। तो गैस देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट विल बी, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन गिवन है एबीसी करके, सी ए बी, बी ए सी एंड बी सी ए। तो जो सबसे कम करता है वो करता है नाइट्रस ऑक्साइड, लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इसका, फिर मीथेन का होता है और फिर CO2 का होता है, कार्बन हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इसका। तो सबसे पहले स्टार्ट किससे करेंगे हम लोग, N2O से, N2O CH4 CO2, यानी कि CAB जो हो जाएगा इस ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। तो CAB जो है CAB मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके अलावा अगर देखो आपके एग्जाम में आज एनसीआरएफ के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था। एनसीआरएफ का मतलब होता है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। इट इज अ यूनिफाइड सिस्टम दैट अलाउज स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स टू अर्न, एक्यूमुलेट एंड ट्रांसफर एंड रिडीम क्रेडिट अक्रॉस स्कूल एजुकेशन हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, वोकेशनल एजुकेशन हो गया, स्किल एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया। मतलब इसके आने के बाद जो हमारी इस एजुकेशन सिस्टम है फ्लेक्सिबल हो चुकी है, हम एक स्कूल या फिर एक यूनिवर्सिटी में बंधे नहीं रहेंगे, हम एक से दूसरे में ट्रांसफर भी ले सकते हैं अपने क्रेडिट का और हम उनको रिडीम भी कर सकते हैं। रिडीम का मतलब है कि सपोज करो मुझे आगे पढ़ाई नहीं करनी है, मैं अपना मतलब मुझे जॉब करनी है, तो ऐसे में यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा भी होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल एंट्री एग्जिट वाला ऑप्शन है, कि अगर सपोज करो मैंने एक साल बाद छोड़ दिया, अपने ग्रेजुएशन में कर रहा हूँ 4 साल का, एक साल मैंने पढ़ाई करी और छोड़ दिया, तो एक साल में जो मैंने क्रेडिट अर्न किए, सपोज करो मैंने 20 क्रेडिट अर्न करे, ठीक है, तो जो 20 क्रेडिट मैंने अर्न करे हैं उसके बेसिस पे मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर मैंने 2 साल पढ़ाई करी और मैंने 40 क्रेडिट अर्न कर लिए तो मुझे डिप्लोमा मिल जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीपल एंट्री एग्जिट भी पॉसिबल हो गई है, अब फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। 3 साल के बाद छोड़ा तो बैचलर डिग्री मिल जाएगी और 4 साल का करके छोड़ा तो मुझे बैचलर डिग्री विद ऑनर्स मिल जाएगी जिसमें मैंने रिसर्च वर्क भी किया होगा। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर हो गया है। इसके अंदर एनसीआरएफ के अंदर कुछ लेवल हैं, उनको समझ लीजिए आप लोग। स्कूल लेवल है से लेकर के डॉक्टर लेवल तक के इसमें बनाए गए हैं लेवल, तो इसको याद कर लीजिए बिकॉज ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेवल 1 से 4 जो है इसमें स्कूल एजुकेशन आ जाएगी। लेवल 4.5 से 5 तक, 4.5 से 5 तक सर्टिफिकेट इन स्किल प्रोग्राम आ जाएंगे। 5 से लेवल 6 के अंदर डिप्लोमा आ जाएगा। लेवल 6 से 7 के बीच में बैचलर डिग्री आ जाएगी। लेवल 8 पे आ जाएगी मास्टर डिग्री। लेवल 8.5 पे आ जाएगी रिसर्च डिग्री और लेवल 9 पे आ जाएगा आपका PhD वर्क। तो ये टोटल 9 लेवल तक होते हैं, तो इनको याद कर लीजिए 1 to 9 लेवल, ये पूछा जा सकता है आपसे। अब यहाँ पर जो एक क्रेडिट है इसका मतलब है कि लर्निंग आउटकम उससे चेक किया जा रहा है कि आप जैसे सपोज करो 4 क्रेडिट हैं किसी सब्जेक्ट के, तो उसका मतलब है कि मैंने उस सब्जेक्ट में कितना पढ़ा है, कितनी पढ़ाई करी है, तो वो इस चीज़ को जज करेगा कि उसके कितने क्रेडिट है। सपोज करो किसी सब्जेक्ट के 2 ही क्रेडिट है, इसका मतलब कि उसका जो लर्निंग आउटकम है कम होगा एज कम्पेयर विद 4 क्रेडिट वाला, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा होगा जिसमें ज़्यादा चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, और 2 क्रेडिट अगर हैं तो इसका मतलब इसमें चीज़ें कम होंगी, सिलेबस छोटा होगा और जल्दी से सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्रेडिट है इसका मतलब है कि लर्निंग कितना सीख रहे हो आप उन चीज़ों से, तो हम क्रेडिट को एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और इनफैक्ट हम रिडीम भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सपोज करो मैंने फर्स्ट ईयर कर लिया, मुझे छोड़ना है,
तो मैं उसको रिडीम करके सर्टिफिकेट ले सकता हूँ। 2 साल बाद छोड़ूंगा तो रिडीम करके मैं डिप्लोमा ले सकता हूँ। तो इसको रिडीम भी किया जा सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे एनसीईआरटी के बारे में। आज के एग्जाम में फॉलिसी के ऊपर भी क्वेश्चन था, सिलोजिज्म के ऊपर क्वेश्चन था, स्क्वायर प्रोपोजिशन तो मैंने आज आपको ऊपर समझा ही दिया है कैसे पूछा गया है। इसके अलावा मूड एंड फिगर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं चल पाया मूड एंड फिगर वाला। लेकिन गाइस देखो, इस एक क्लास को देखने के बाद ये चारों टॉपिक गारंटीड आपके कवर हो जाएंगे। मूड एंड फिगर, पॉलिसी, स्क्वायर प्रोपोजिशन और इंडियन लॉजिक, चारों टॉपिक एक सिंगल क्लास से कवर हो रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी क्लास हो, 2-4 घंटे की। छोटी सी क्लास है, 50 से 52 मिनट की। ये क्लास है हमारी रिवीजन सीरीज 3.0 की। तो रिवीजन सीरीज 3.0 अगर आप नहीं देखी तो देख लीजिए, इसकी क्लास नंबर 6 है। अगर आप इस क्लास को देखेंगे तो ये चारों टॉपिक एक सिंगल क्लास से आपके कवर हो जाएंगे। और आई एम श्योर अगर क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, इतने ईजी वे में इसको हमने एक्सप्लेन किया है। तो इस क्लास जो हमारी रिवीजन सीरीज 3.0 है, इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो देख लीजिए जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं। बाकी अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं ऑल 10 यूनिट्स का, तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इसमें हमने पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स को मिनिमम टाइम में फिनिश किया है। गाइस देखो, यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें स्टार्टिंग से। तो हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। कंप्लीट कंटेंट हमारा बायलिंगुअल रहता है, चाहे वो 100 मॉक टेस्ट हो, पीडीएफ हो, चाहे वो लेक्चर्स हो। हमने जून 2026 के लिए, दिसंबर 2026 के लिए एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। तो आप उसमें एनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, न्यू 10 कूपन कोड लगाने पे आपको 10% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि 8,000 10,000 फीस हो तो जो बहुत ज़्यादा महंगी आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। फीस भी हमने बहुत कम रखी है ताकि सभी स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकें। एजुकेशन पे सबका अधिकार है, सभी पढ़ाई करें और मिनिमम टाइम में, मतलब मिनिमम फीस में अच्छे से पढ़ाई कर सकें। करना क्या हुआ, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो इसी ऐप पर सब कुछ अवेलेबल है, सारे इंपॉर्टेंट जितने भी कोर्सेज है सब कुछ इसी पे अवेलेबल है। सो गाइस, शेयर दिस वीडियो विद ऑल एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गाइस देखो, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यही जो है आप लोगों के एंड से जो है हमें सपोर्ट रहता है। तो लाइक करके वीडियो को शेयर करिए सभी के साथ, जो भी जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो सभी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।